नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों, हम लोगों की यह 5वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं और उन क्लासों में हम लोगों ने केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा की है। तो दोस्तों, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज भी अपने कुछ प्रमुख जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासों में अच्छे से प्रश्न किए हैं। उसी क्रम में दोस्तों, हम लोगों का अगला जो प्रश्न है ये पहला सबसे पहले दोस्तों यह एक सूत्र दिया हुआ है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो मोलों की संख्या बराबर होता है सूत्र पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो दोस्तों, इस सूत्र पर हम लोग एक दो प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? तो दोस्तों, हम लोग ऊपर अपने सूत्र में देखते हैं कि मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 88 ग्राम। और दोस्तों, आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना है? तो आणविक सूत्र द्रव्यमान दोस्तों CO2 में कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? दोस्तों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और दोस्तों, ऑक्सीजन का कितना होता है? दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16। तो दोस्तों, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 और गुणे 2, तो ये हो गया दोस्तों 44। और मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमारा है 88 ग्राम और आणविक सूत्र द्रव्यमान है 44 ग्राम। तो दोस्तों, इस सूत्र में हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो दोस्तों मोलों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 88 बटे 44 बराबर 2 आ जाएगी। तो दोस्तों, इसी क्रम हम लोग दूसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे? 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे? तो दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग हल करते हैं जैसा हमने इससे पूर्व पहला वाला प्रश्न हल किया है। पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? तो पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान 0.1 ग्राम है, 0.1 ग्राम। और आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को तत्व और कुछ उनके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों, उसी को हमने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग हमने 20 तक के आप लोगों को बताए हैं तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। दोस्तों, इसको हल करेंगे तो हमारा आणविक सूत्र द्रव्यमान 18 आ जाएगा। और दोस्तों, मोलों की संख्या बराबर सूत्र में हम लोग मान रखेंगे तो द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो जो पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 0.1 ग्राम बटे 18। तो दोस्तों, पॉइंट को हटाएंगे जब तो 1 बटे 180 आ जाएगा। तो ये मोलों की संख्या बराबर 1 बटे 180 हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। दोस्तों, इस सूत्र पर ही दोनों प्रश्न किए गए हैं तो आप लोग सूत्र को ध्यान रखिएगा। इस सूत्र पर आप लोग सूत्र को जरूर ध्यान रखिएगा। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे 6.022 गुणे 10 की पावर 23। दोस्तों, इस पर भी हम लोग एक दो प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा अगला, 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 4.4 ग्राम में
ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी। दोस्तों हम लोग पहले मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आप लोगों को मैंने सूत्र पहले ही बताया था। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो दोस्तों पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम और CO2 में आपको बताया था कि कार्बन की जो परमाणु द्रव्यमान कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो वो हल करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का हल करके आएगा 1/10। और दोस्तों उसके बाद हम लोग अणुओं की संख्या याद करते हैं। अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, सूत्र ये लिखा है, मोलों की संख्या गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। तो इसमें हम लोग मोलों की संख्या ज्ञात ही कर चुके हैं, तो इसमें सूत्र में हम लोग अपना मान रखेंगे। अणुओं की संख्या बराबर 1/10 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। तो दोस्तों इसको हल करने पर हमारा आंसर आएगा 6.022 गुणे 10⁻22, क्योंकि 1/10 है या ऊपर जाएगा तो -1 लगेगी, तो बचेगी 10⁻22। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगले क्रम पर दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, अणुओं की संख्या का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अणुओं की संख्या का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी गैस की 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। 22.4 लीटर अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले नंबर दोस्तों हमारा पॉइंट है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है क्या कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है क्या कहलाते हैं। दोस्तों वो रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक स्थायी नहीं होते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक स्थायी नहीं होते हैं और ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों हमारा पॉइंट है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने 1846 में की थी। हेनरी बैकुरल ने 1846 में की थी। दोस्तों इन्हीं के नाम पर रेडियो सक्रियता की इकाई भी बैकुरल ही रखी गई है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, बैकुरल है। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग कुछ अल्फ़ा किरणों की विशेषताएं पता कर लेते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ा किरण की विशेषताएं, दोस्तों अल्फ़ा किरण की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने। इसमें दोस्तों इन विशेषताओं में पहला क्रम है हमारा, अल्फ़ा किरणें धन आवेशित होती हैं। अल्फ़ा किरणें धन आवेशित होती हैं। इस पर 2 इकाई धनावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इस पर 2 इकाई धनावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। धनावेशित होने के कारण ये कैथोड की ओर विचलित होती हैं। धनावेशित होने के कारण ये कैथोड की ओर विचलित होती हैं। अगला क्रम है दोस्तों, इन्हें हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है। इन्हें हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है, इसीलिए इन्हें 2He4 से व्यक्त किया जाता है। इन्हें हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है, इसीलिए इन्हें 2He4 से व्यक्त किया जाता है। अगला क्रम है दोस्तों, इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। दोस्तों ये हमारे अल्फा किरण की कुछ विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषताओं को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगले क्रम पर हम लोग बीटा किरणों की विशेषताएं कुछ ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों बीटा किरणों की विशेषताएं, बीटा किरण की खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। और दोस्तों यह एक धनावेशित किरण है, यह एक ऋणावेशित किरण है। इस पर 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। जो बीटा किरणें हैं यह ऋणावेशित किरण हैं और इन पर 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। इनका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है।
इनका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। बीटा किरणों को कैथोड किरण भी कहा जाता है। बीटा किरणों को कैथोड किरणें भी कहा जाता है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। बीटा किरणों का जो वेग है, बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। और दोस्तों अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। 1/10वां भाग। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। अगले क्रम पर दोस्तों बीटा किरणों को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी कहा जाता है। बीटा किरणों को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी कहा जाता है। अगले क्रम पर हम लोग दोस्तों गामा किरणों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। गामा किरणों की विशेषताएं। तो दोस्तों गामा किरणों की खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों इनके खोजकर्ता बिलार्ड या बैकुरल थे। बिलार्ड या बैकुरल, इनमें से आपको कोई भी एक दे देगा। बिलार्ड दिया जाएगा या फिर बैकुरल दिया जाएगा। दोस्तों इसका अगला क्रम है, यह बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अल्फा बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती हैं। दोस्तों यह जो गामा किरणें हैं यह विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं, जबकि अल्फा और बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती हैं। अगला क्रम है दोस्तों, गामा किरणें उदासीन होती हैं। गामा किरणें उदासीन होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग जो है दोस्तों प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और दोस्तों गामा किरणों की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। गामा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और गामा किरणों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर। दूसरा क्रम है दोस्तों, गामा किरणों की आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए इनकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है। दोस्तों उसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि वेदन क्षमता के आधार पर किरणों का घटता क्रम। तो दोस्तों सर्वाधिक जो वेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है, उससे कम बीटा किरणों की और सबसे कम अल्फा किरणों की। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की, उससे कम बीटा किरण की और सबसे कम अल्फा किरण की होती है। आगे दोस्तों हम अपना आखिरी पॉइंट देख रहे हैं, साहा-नाभिकीय भौतिक संस्थान। साहा-नाभिकीय भौतिक संस्थान यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। साहा-नाभिकीय भौतिक संस्थान पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यह दोस्तों आप लोगों की जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न रह सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस वेदन क्षमता के आधार पर किरणों को एक बात देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसमें है? गामा किरण में, उससे कम बीटा किरण में और सबसे कम अल्फा किरण में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम लोगों की जो यूट्यूब चैनल है इस पर दोस्तों अन्य भी क्लासें चल रही, जैसे बायोलॉजी की क्लास चल रही है और हिंदी की क्लास बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो दोस्तों आप लोग उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं, जबकि पूरा जो आपका वो पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।